नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और अब महाराष्ट्र में जो आपस में द्वंद्व है, जो सरकारों के बीच में, सरकार के नेताओं के बीच में द्वंद्व है, हम उत्तर प्रदेश की बात पहले करते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जब भाजपा में शामिल होते हैं, तो दिल्ली दरबार से एक आदेश आता है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। लेकिन कैबिनेट मंत्री बनाने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकार कर देते हैं। उसके पीछे की कहानी ये है कि ओम प्रकाश राजभर के जो मऊ जनपद की जो शहर सीट से विधायक हैं, वो जो उत्तर प्रदेश के डोन हैं मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी वहाँ से विधायक हैं। और अगर ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को इससे लाभ होगा। और एक मैसेज ये जाएगा कि इंडिया में जो एनडीए है, भाजपा का जो गठबंधन है, कि एनडीए में अब मुख्तार अंसारी की एंट्री होती है। मुख्तार अंसारी की एंट्री होने को लेकर भाजपा, क्योंकि अभी तक भाजपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो माफिया हैं प्रदेश में, जो डोन हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चला रखी है और बहुत सारे अपराधी सलाखों के पीछे भी हैं। और अगर एक उत्तर प्रदेश के जो डॉन है मुख्तार अंसारी, अगर उनका बेटे अब्बास अंसारी एनडीए में शामिल होते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अड़े हुए हैं इस बात पे कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल ना किया जाए और उन्हें कैबिनेट मंत्री ना बनाया जाए। क्योंकि अगर वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये सीधा होगा कि एनडीए में मुख्तार अंसारी की एंट्री होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र की। क्योंकि महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था, मैंडेट शिवसेना और बीजेपी को मिला था, दोनों का गठबंधन था, लेकिन दोनों में तकरार हुई, इसके बाद में तोड़फोड़ हुई। और जो वहाँ इस समय सरकार चल रही है वो सब पगडंडी की सरकार है। एकनाथ शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री हैं और वहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, अब वो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। और डिप्टी मुख्यमंत्री भी इसलिए हैं क्योंकि भाजपा सत्ता में आना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को डाउन किया और वो डिप्टी मुख्यमंत्री पर राजी हो गई। अब चूंकि एकनाथ शिंदे को लेकर जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो तलवार अटकी हुई है मुख्यमंत्री पद को लेकर, भाजपा को लगा कि सरकार न गिर जाए, इसलिए शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने शामिल भाजपा में किया। और वो भी एक संयोग है कि जब भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले रैली करते हैं और रैली से वो दहाड़ते हैं, वो कहते हैं कि शरद पवार के जो भतीजे अजीत पवार हैं वो लुटेरे हैं, डकैत हैं, 70,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। और पता चलता है कि दूसरे दिन सरकार बचाने के लिए अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार को वही सब डिपार्टमेंट दिए गए जो डिपार्टमेंट उस समय थे जब ये घोटाले हुए थे। अब एक नया सवाल 2 दिन पहले उठता है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक जो पहले सरकार में मंत्री भी रहे, अब जब वो आते हैं तो अजीत पवार द्वारा उन्हें शामिल किए जाने की बात होती है। जब नवाब मलिक को शामिल किए जाने की बात होती है तो देवेंद्र फडणवीस इसका विरोध करते हैं और वो पत्र लिखते हैं अजीत पवार, मतलब दूसरे अपने सहयोगी डिप्टी मुख्यमंत्री को, कि नवाब मलिक गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अजीत पवार इस पर अड़ जाते हैं। उनका कहना है कि नवाब मलिक उनके नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं और वो हमारे साथ हैं तो वो मेरे साथ शामिल होंगे। इस शामिल को लेकर लगातार वहाँ सवाल उठते हैं और एक नया विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो जाता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में एनडीए में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की एंट्री होने का विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, इसी तरह महाराष्ट्र में फडणवीस, नवाब मलिक, चूंकि नवाब मलिक पे आरोप बताया गया, उन पर यह आरोप लगाया कि उनके दाऊद से संबंध हैं, उनके बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं, कुछ संगठनों से उनके संबंध हैं, वहाँ से पैसा उन्हें मदद मिलती है। इस बात को लेकर वो जेल में भी रहे, कई महीने जेल से आए। जेल से आने के बाद जैसे ही वो सरकार में शामिल होने की बात होती है तो 2 डिप्टी मुख्यमंत्री के बीच में तकरार हो जाती है और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इस समय दोनों में तकरार है। अजीत पवार का कहना है कि नवाब मलिक उनके नेता हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो शामिल होंगे, और देवेंद्र फडणवीस इसको इनकार करते हैं। हालांकि ये लड़ाई अब महाराष्ट्र से चल के अब ये लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। तीसरा विवाद गुजरात का है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, बताया गया कि अब से 15 दिन पहले जो इनके दामाद हैं गुजरात में, उनकी कंपनी पे ईडी का छापा लगाया और ईडी का छापा लगने से एकाएक गुजरात की राजनीति गर्म हो गई। तीसरा,
इन तीनों राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो ये आपसी नेताओं में बवाल चल रहा है, इसके अलावा एक दूसरा मामला अब चूँकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, तीनों राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। अब वहाँ मुख्यमंत्री को लेकर फिर तकरार शुरू हो गया है, तनाव बढ़ा हुआ है। देश के जो बड़े शीर्ष नेता हैं, वो लगातार इस मसले को सुलझाने में लगे हुए हैं कि कहीं बड़े नेता चिढ़ ना जाएं। अभी माना जाता है क्योंकि राजस्थान में बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया थी और वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार अपना दावा पेश कर रही हैं। वो दिल्ली दरबार में जाके मिली हैं और साफ तौर पर कह भी दिया कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लेती है तो ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता है। सीधे तौर पे वसुंधरा राजे सिंधिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कह दिया कि अगर 2024 के परिणाम सकारात्मक लेने हैं तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। दूसरे, मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी दिल्ली दरबार नहीं गए, लेकिन जो दूसरे और नेता हैं, नरेंद्र तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा और भी कई बड़े लीडर हैं जो सांसद थे, सांसद से विधायक बने। और नरेंद्र तोमर की जहाँ तक बात है, हमें लग रहा है कि नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री थे और जिस तरह नरेंद्र तोमर का इस्तीफा स्वीकार किया गया, उनकी जगह कृषि मंत्रालय दूसरे नेता को दिया गया, तो अब ये लगता है कि नरेंद्र तोमर को हो सकता है कि मुख्यमंत्री के लिए पेश किया जाए। अगर ऐसा ना होता, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए वो लोग मानेंगे नहीं, और अगर उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया जाता तो लगता है कि कृषि मंत्री पद से उनका इस्तीफा ना लिया जाता। जिस तरह कृषि मंत्रालय से उनका इस्तीफा लिया गया, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सबसे जो बड़ा पेच फंसा हुआ है भाजपा के लिए, वो राजस्थान में है, क्योंकि ये पता है कि वसुंधरा राजे वहाँ बड़ी लीडर है। अगर वसुंधरा राजे नाराज होती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया के नाराज होने से 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ सकता है। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली दरबार है, भाजपा के जो शीर्ष नेता इसलिए बेफिक्र भी हैं कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा बगावत की स्थिति में नहीं होंगे। जो वहाँ और नेता हैं, चूँकि भाजपा को वहाँ एक नई लीडरशिप तैयार करनी है, जो जूनियर नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, क्योंकि वहाँ व्यापक रूप से जो संगठन का और बदलाव भी होना है, संगठन का विस्तार होना है। क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है, गुजरात की तरह एक दूसरा स्टेट ऐसा मध्य प्रदेश है जिसमें लगातार 18-19 साल से बीजेपी की सरकार है और किसी भी स्थिति में बीजेपी मध्य प्रदेश को खोना नहीं चाहती, ये उम्मीद भी है। और 2014 और 19 के जब हम आंकड़ों की बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो मध्य प्रदेश से एकदम सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, यहाँ उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी दिल्ली सरकार बनने का रास्ता साफ होता है और पूर्ण बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश से लगातार, चाहे 2014 का मामला हो, चाहे 2019 का मामला हो, लगातार भाजपा को प्रचंड बहुमत भी मिला। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह अब 3 राज्य में मुख्यमंत्री बनाया जाना, वो भाजपा के लिए इस समय टेढ़ी खीर है और भाजपा के जो शीर्ष नेता थे वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो बड़े शीर्ष नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को वहाँ उतार दिया है, उन नेताओं को मनाने के लिए जो बगावत की स्थिति में है। ये बहुत सारे ऐसे समाचार भी आ रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं माना गया तो वो विधायकों को तोड़ सकती है। हालांकि इन सब आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, ये तो समय बताएगा क्या होने वाला है। फिलहाल राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान की, और वो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और तमाम विधायकों से बात करेंगे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का मामला है, चूँकि रमन सिंह और दिल्ली दरबार में लगातार पिछले 4-5 साल में अदावत का दौर चला और अब जब वहाँ प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है तो हमें लग रहा है कि रमन सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर हैं और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी, इधर शिवराज सिंह चौहान, इधर वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा के शीर्ष नेता को डर है कि ये चुनाव जीत गया और यहाँ मुख्यमंत्री चाहे कोई बन जाए, लेकिन ये बड़े शीर्ष नेता हैं जिनके बल पे, अगर रमन सिंह की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ के बड़े छत्रप हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ में बड़ा जो संगठन तैयार किया उसमें रमन सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मध्य प्रदेश में उनकी बड़ी भूमिका है संगठन के विस्तार की और भाजपा को वहाँ खड़ा करने की। ऐसे जब राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ भी वसुंधरा राजे सिंधिया का भी बड़ा नाम है और उनकी बड़ी मेहनत भी है, उनके बल पे वहाँ भाजपा खड़ी हुई है। भैरव सिंह शेखावत भाजपा के बड़े नेता थे, उनके बाद में जब कमान वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलती है तो वहाँ भी
बड़ा नेटवर्क खड़ा होता है। हालांकि राजस्थान की परंपरा है कि वहाँ हर 5 साल में ये रिवाज भी है कि 5 साल में सरकार बदल देते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के आने से पहले जिस तरह इन 3 राज्यों में बड़े नेताओं का लगातार भाजपा से बगावत करने का स्टाइल, तीसरा उत्तर प्रदेश में जहां ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने को लेके मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के एनडीए में एंट्री का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश में चाहे गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के रिश्तेदार के घर ईडी के छापे का मामला हो, चाहे अब महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री के बीच में नवाब मलिक को लेकर जो द्वंद्व चल रहा है, इन सब ने भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर दी है। 2000 डर है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, दिल्ली दरबार को, कहीं 2024 के लिए ये जो छोटे-छोटे मसले हैं कहीं विवाद ना बन जाए, ये कहीं नासूर ना बन जाए। हालांकि क्या होगा ये तो समय बताएगा। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। राजेश शर्मा।